हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक थोड़ा सा हटके जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स का, और वो है हमारा लाइट। क्या चैप्टर रहेगा हमारा? लाइट। और लाइट को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। क्या नाम है हमारे पास? प्रकाश है। और ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होती आपके पास कंपटीशन की जिसमें लाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो। आप चाहे फिजिक्स पढ़े चाहे आप केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या होते हैं, कई जगह मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं लाइट से, है ना। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाइट। अच्छा, लाइट को स्टार्ट करने से पहले देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, आपको कुछ बेसिक्स को समझना होता है। अपन रट नहीं सकते हर चीज़ को। तो ठीक है, सबसे पहले अपन लाइट स्टार्ट करते हैं। तो आपको लाइट के बेसिक्स की बात करनी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई ये पूछे कि लाइट क्या होती है, आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लाइट, तो आप कैसे बताओगे कि लाइट क्या होती है? बताओ जल्दी से। लाइट कहाँ से आती है ना। खुद से क्वेश्चन पूछो कि लाइट होती क्या है, लाइट कहाँ से आती है, लाइट क्यों बनती है ना। भाई लाइट बन रही, क्यों बन रही है? आपने कहा आपने तवे के ऊपर रोटी रख दी, तो रोटी क्यों बन रही है? समझ रहे हो ना भाई। हर चीज़ का आंसर होता है, तो वो कब आएगा आंसर? जब आप उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे क्यों, ऐसा क्यों। जब मैंने मार्कर को इसके ऊपर लिखा, यहाँ पे स्पर्श किया, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, ऐसा क्यों। तो वही हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया लाइट क्या होती है, लाइट किन से मिलकर बनी होती है, लाइट कहाँ से आती है, और लाइट जब आती है तो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा लाइट आती है, मतलब जिससे लाइट शुरू होती है, और जिससे लाइट आती है उसमें लाइट बनती कैसे है, इस कौन सी प्रोसेस होती है जिससे लाइट बनती है, लाइट का स्पीड या लाइट की वेग क्या होती है, वो किस स्पीड से, वेलोसिटी से गति करती है, वो किस किस माध्यम में गति करती है, क्या लाइट को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आने चाहिए, ठीक है भाई। होता है लाइट जो पढ़ता है, देखो 10th क्लास तक सभी लोगों के साइंस रहती है तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब 10th क्लास से आगे आप जाकर स्पेशलाइजेशन में आते हैं, 11th 12th करने के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब जाके हमें वापस से साइंस को पढ़ना होता है। और तब जाके साइंस को पढ़ना थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, अजीब लगता है किनको, जिनके साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है। तो सभी लोगों को साइंस अब पढ़नी होती है, और कुछ लोग तो क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये हो गया। आजकल क्या होता है, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर साइंस के साथ साथ करंट जीके और साइंस होता है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और साइंस का जो वेरिएशन है वो क्या हो रहा है आपके सामने, बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। हर एग्जाम के अंदर साइंस की प्रोबेबिलिटी आने की बढ़ रही है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कहा भैया लाइट क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, किस स्पीड से गति करती है, लाइट के कौन कौन से हम प्रक्रम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट क्या होती है ना, तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वही बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे लाइट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। बेसिक से साथ चलते रहना है। लाइट क्या होती है ना, तो हम जब सुबह उठते हैं ना, रात को अंधेरा होता है, सुबह उठते हैं, तो उठते हमें क्या दिखता है, सूर्य महाराज दिखते हैं। क्या दिखता है? सूर्य महाराज। सन, SON वाला नहीं, क्या है, SUN, ठीक है। अब ये जो सूरज होता है, ये सूरज उगता है सुबह, है ना। क्या होता है, सूरज उगता है। और जैसे ही सन यहाँ पे क्या होगा, सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय होने से क्या होता है, इस सन से क्या आती है, लाइट रेज आती है। क्या आती हैं? लाइट रेज। और वो लाइट रेज कहाँ पे आती है हमारे पास? अर्थ पे आती है। कहाँ पे आती है? पृथ्वी पे आती है, ठीक है। बेसिक समझाने के लिए यहाँ से अपन क्वेश्चन करेंगे कौन कौन से आते हैं। जो यहाँ से सूरज था, इससे जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, सीधी पृथ्वी के ऊपर आ रही है। किससे होकर आएंगे, हमें पता है कि बीच में क्या होता है, यहाँ पे वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, एटमोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि सूरज से जो लाइट रेज आ रही है, लाइट बोले तो प्रकाश, मैंने क्या बोला, लाइट रेज, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। क्या कहा मैंने यहाँ पे? प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से सूरज से जो लाइट आ रही है, वो लाइट कहाँ आ रही है आपके पास? पृथ्वी पे आ रही है, सबको पता है। अब यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होते हैं हमारे पास? प्लांट्स होते हैं भाई, जीव जंतु होते हैं ना, वैसे क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। अब आपको पता है ये जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, इनका ज़्यादातर भाग कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियाँ कैसी होती हैं? हरी होती हैं। पत्तियाँ क्या होती हैं इन पादपों की? हरी होती है। हाँ भाई, अपन पूरा पढ़ रहे, ध्यान रखना। तो इन पत्तियों का हरा होने का कारण सबको पता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट कहाँ पहुँचती है? पृथ्वी के ऊपर पहुँचती है। ध्यान सुनना, जैसे ही सनलाइट कहाँ पहुँचती है?
पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी पर सनलाइट जो पहुंचती है तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, उन पौधों में एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है। अब जब लाइट यहाँ पे आई, पौधे ने ग्रहण किया लाइट को, और पौधे लाइट ग्रहण करके क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। और प्रकाश संश्लेषण करके पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है, फूड। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और ये जो पौधों में भोजन बनता है, ये भोजन जो होता है वो पौधों में किस रूप में बनता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। किस रूप में बनता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। एक बार याद कर लेते हैं अपन, ठीक है भैया। मैंने क्या कहा कि लाइट आई, कहाँ से आई? सूर्य से आई। कहाँ गिरी? किसी भी पौधे पर। बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत सारे बड़े पौधे भी होते हैं, तो उन पे गिरती है, उनकी पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और प्रकाश संश्लेषण क्या बनाती है? वो भोजन बनाती है। और भोजन किसके रूप में संचित होता है पौधों में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब इस पौधे से जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लिया कि गन्ना है, या फिर हमारे पास गेहूं, बाजरा, जो भी कोई पौधा हो सकता है, प्लांट हो सकता है छोटा, तो उससे हम क्या करते हैं? अनाज वगैरह निकालते हैं, या उससे कोई प्रोडक्ट निकालते हैं। और उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्रास है, घास अपने पास है ना, ग्रास, सॉरी। तो उस ग्रास को क्या करेंगे? छोटे जीव जंतु खाएंगे, उस छोटे जीव जंतु को बड़ा जीव जंतु खाएगा। ऐसे करके क्या होता है? एक श्रृंखला चलती है। और उससे लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट आता है लास्ट में। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास गेहूं का पौधा है, तो गेहूं के पौधे को कौन खाता है? इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा गेहूं, वो क्या करते हैं? निकाल करके अपन सामान्य भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम जो भोजन ले रहे हैं, वो भोजन कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट्स के पास भोजन कहाँ से आया? कहाँ से आया? उन्होंने बनाया है, लेकिन किसकी उपस्थिति में बनाया है? प्रकाश की उपस्थिति में बनाया। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो फिर भी वही बात आ जाती है कि भैया प्रकाश था क्या? प्रकाश कहाँ से आया? तो हमें एक बात तो चल गई पता कि देखो, हम जब जीवित रह रहे हैं तो जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन के लिए हम किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? पौधों पे निर्भर कर रहे हैं। और ये जो पौधे होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास वनस्पति जो है हमारी, वो डिपेंड किस पे कर रही है? सूर्य पे डिपेंड कर रही है, सन पे डिपेंड कर रही है। और ये जो सन होता है, इससे क्या आती है हमारे पास? प्रकाश किरणें आती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला क्वेश्चन क्या होगा? पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? सूर्य महाराज है भैया। कौन है? सन। तो इस अर्थ के ऊपर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सन। दूसरी चीज, यहां सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश को सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या कहा मैंने? पृथ्वी से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगा समय? तो पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 499 सेकंड होता है। कितना होता है? 499 सेकंड होता है। बात समझ रहे हो ना कि सूर्य से जब प्रकाश किरण निकलेंगी तो प्रकाश किरण जब कहाँ पे आएंगी? पृथ्वी पे आएंगी। तो पृथ्वी तक आने में क्या लगता है उनको? 499 सेकंड लगता है। अगर अपन लगभग में बात करें तो अगर मिनट के अंदर अपन आंसर जो जाता है वो जाता है 8 मिनट 19 सेकंड जाता है। आंसर क्या जाता है? ध्यान सुनना, जब भी किसी एग्जाम के अंदर आता है तो इसका आंसर जाता है 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर अपन अप्रोक्सीमेशन में 8 मिनट 20 सेकंड भी कई बार ले लेते हैं। डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो प्रकाश किरण को सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? तो वो हमारा आंसर क्या है? 8 मिनट 19 सेकंड, या कई बार क्या होता है 8 मिनट 20 सेकंड भी हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। अब देखो, अब ये हमारे पास तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश किसके पास जाएगा? देखो, जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं ना इसके चारों ओर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे चंद्रमा भी होगा, तो जब यहाँ सूर्य से जो प्रकाश जाएगा उस प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है? चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। हमने क्या कहा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है? चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब क्या हुआ? प्रकाश कहाँ गया? सूर्य से चंद्रमा के पास। अब चंद्रमा क्या करेगा? उस प्रकाश को परावर्तित करेगा। क्या करेगा? परावर्तित। और परावर्तित होकर वो कहाँ आएगा? पृथ्वी तक आएगा। कहाँ आएगा? पृथ्वी तक।
भाई आपने क्या कहा कि सूर्य तो दिन में आता है, रात में थोड़ी आता है। तो सूर्य जब दिन के अंदर निकलता है तो हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। अब रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय सूर्य जो होता है उसका प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ता है, जिसमें चंद्रमा, मून। और जब चंद्रमा पे गिरेगा तो चंद्रमा क्या होगा, जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे गिरेगा तो चंद्रमा पे गिरने से क्या होगा, चंद्रमा पे प्रकाश क्या होगा, वहाँ से परावर्तित होगा। अपन पढ़ेंगे क्या होता है ये, परावर्तित होगा तो वो प्रकाश कहाँ आएगा, वापस से पृथ्वी पर आएगा। मैंने क्या कहा, सूर्य से प्रकाश कहाँ, चंद्रमा पे गिरा, और चंद्रमा से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होकर वापस आएगा कहाँ पे, पृथ्वी पर आएगा। और पृथ्वी पर आएगा तो हमें कितना समय लगेगा पहुँचने में, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगता है, लगभग अगर अपन बात करें तो कितना लगता है, 1.28 सेकंड के आसपास लगता है। किसको, चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को कहाँ तक आने में, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय। कितना लगता है, लगभग 1.28 सेकंड लगता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, लेकिन अगर बात करें, भैया आपने बता दिया कि इतने सेकंड के अंदर प्रकाश आ रहा है, इतने समय में आ रहा है। अगर आपको कोई ये पूछे कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश किस वेग से गति करता है ना, प्रकाश किस वेग से गति करता है, तो अगर इसको अपन करेंगे तो प्रकाश किस वेग से गति करता है, तो जब हमारे पास वैल्यू आती है प्रकाश के वेग की, तो ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझाया जाएगा। देखो ना, बेसिक से समझा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हमारा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि प्रकाश किस वेग से गति करता है भैया, प्रकाश का वेग। अब सभी लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी ना, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, v4 वेलोसिटी होता है। क्या होता है, v4 वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। v4 वेलोसिटी दैट मीन्स वेग इन हिंदी। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के वेग की अपन बात करें तो प्रकाश के वेग का अपन इंडिकेशन या संकेत क्या देते हैं, c लेते हैं। प्रकाश के वेग को हम किसे दर्शाते हैं, c से दर्शाते हैं, किसे, c से। और यहाँ जो प्रकाश के वेग की हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा है, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। उन चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा प्रतीत होता हुआ होता है जिसमें आप कभी भी आंसर नहीं देखते जल्दबाजी में। आपके पास क्वेश्चन आया कि प्रकाश का निम्न में से वेग क्या होगा, और पहला ऑप्शन आपको टिका रखा है 3 × 10⁸ मीटर × सेकंड, ऐसा लिख दिया। सेकंड वाले में आपका लिखा हुआ था, मान लो कि कुछ और लिखा हुआ था, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड ऐसा। और थर्ड में आपके पास लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कई बार ऐसे अगर आ रहे होते क्वेश्चन तो भागते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, तो आंसर अपन ये कर बैठते हैं, तो गलती नहीं करनी है। क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साइंस वाले बच्चे तो क्या होते हैं, इसको पूरा पता रहता है, याद रहता है उनको, लेकिन कई बार जो नए बच्चे एग्जाम देते हैं वो अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रकाश का जो वेग आया वो क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो मीटर में लिखा रखा है मैंने, किसमें, मीटर में। तो इस प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर अपन किलोमीटर में बात करें तो 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश कहाँ से निकलता है, मिलता है, सूर्य से मिलता है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तीसरी बात, प्रकाश किस वेग से गति करता है, तो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करता है। या फिर अपन किलोमीटर में बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड से गति करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश को सूरज महाराज से निकल के पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। भाई कितनी देर में आ रहे हो तुम लोग, तो कितनी देर में आते हैं, ये 499 सेकंड के अंदर आता है प्रकाश। और या फिर मिनट सेकंड में पूछे तो 8 मिनट और लगभग 19 सेकंड अपन अप्रोक्सीमेशन के अंदर आंसर टिक करते हैं। फिर बात आती है कि प्रकाश जो होता है वो सूर्य से निकलता है, तो सूर्य से कहाँ जाएगा, चंद्रमा पे टकराएगा। चंद्रमा पे प्रकाश जाएगा, चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित करेगा, तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 मिनट सेकंड के आसपास हमारे पास लगता है, ठीक है। इन सब बातों का आंसर हमारे पास मिल गया। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी भी अपने पास आंसर सभी मिले नहीं है ना,
अभी भी हमारे पास सारे आंसर नहीं मिले हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ जो सूर्य था उससे, अच्छा एक बात और बताओ, आप कह रहे हैं कि भाई सूर्य से प्रकाश निकला, चंद्रमा पे गया, चंद्रमा से परावर्तित हुआ, वापस लौट के आया। इसका मतलब क्या चंद्रमा कभी चमकता है क्या? क्या कहोगे आप लोग? भाई चंद्रमा चमकता है क्या खुद से, कि चंद्रमा के अंदर प्रकाश, वो कोई अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, और उससे प्रकाश निकल रहा है और वही पहुँच रहा है पृथ्वी पे? ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है कि चंद्रमा जो होती है वो किससे चमकती है? सूर्य के प्रकाश से चमकती है। चंद्रमा कभी खुद से नहीं चमकती। सूर्य का प्रकाश उस चंद्रमा पे गिरता है, जिससे में क्या होता है, चांद है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी भी हमारे पास सारे आंसर नहीं मिले, ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये जो प्रकाश होता है, चलो इसमें बात कर लेते हैं। ये जो प्रकाश होता है वो कहाँ से निकला? हमने क्या कहा? सूर्य से निकला। कहाँ से? सूर्य से। तो सूर्य से जो प्रकाश निकला उसका कारण क्या था? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं उसका कारण क्या है? जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, हाँ एक नाम वो सबको पता है भाई, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है भैया? ऊर्जा है। क्या है ये? ऊर्जा है। पता नहीं चला कैसे ऊर्जा है? आप कभी धूप में खड़ा होना, सुबह के आप दिन में 1 बजे के आसपास धूप के अंदर जाके खड़ा होना, गर्मी लगेगी, पसीना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऊर्जा है। टेम्परेचर, एनर्जी सब क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सूर्य प्रकाश क्या होता है कि ऊर्जा होती है, क्या ना, ऊर्जा का एक रूप होता है, एक तरीके से अपन मान लेते हैं। तो अपनी बात किस पे चल रही थी कि सूर्य जो होता है उसमें एनर्जी किससे बनती है? तो देखो कई विक्रियाएं होती हैं। मैंने कहा ये क्या है, एक नाभिक मान लिया मैंने। क्या मान लिया? इसको नाभिक मान लिया। भाई क्या होता है, सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, नाभिक मान लिया मैंने। क्या मान लिया इसको? नाभिक। तो इस सूर्य के नाभिक के अंदर क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सॉरी फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, फ्यूज करना, ऐड होना, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सुनना ध्यान से, अभी अपन ने पॉइंट पे तो बात की नहीं है। लाइट होती क्या, अभी अपन ने बात नहीं की है। लाइट के बारे में किसने बताया था कि पार्टिकल नेचर होता है, किसने बताया कि वेव नेचर होता है, किसने ड्यूअल नेचर बताया? अभी हमने इसकी बात नहीं की, अपन कुछ पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं ना। तो मैंने कहा भैया ये नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो होता क्या है, जो नाम में लिखा हुआ वही होता है। जैसे नाम में क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय संलयन, तो सीधी सी बात है, क्या होंगे, कोई छोटे छोटे नाभिक होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे नाभिक होंगे, और वो नाभिक क्या कर रहे हैं आपस में? संलयन का मतलब जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो जब भी छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं तो क्या होगा, जब आपस में छोटे छोटे नाभिक जुड़े क्या हो गया, बड़ा नाभिक बन गया। क्या हो गया, छोटे छोटे नाभिकों ने जुड़ के क्या कर दिया, बड़े नाभिकों का निर्माण कर दिया। तो इस दौरान, इस प्रक्रम के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आप ऐसे सोचना कि मान लो कि आप एक इधर से जा रहा है बंदा, एक बंदा इधर से जा रहा है, दोनों ने आपस में क्या किया, भाग के आ रहे हैं और इधर से टकराए। तो टकराएंगे क्या होता है, यहाँ जहाँ से आप टकराते हैं वहाँ क्या होता है, आपको हीट, गर्म हिस्सा प्रकट होता है। क्या होता है, गर्म फील होता है हिस्सा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे इस नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा बोलो या फिर एनर्जी बोलो या फिर क्या बोलो, ऊर्जा बोलो, क्या होता है इसका उत्सर्जन, एक्सक्रीशन होता है, बाहर निकलती है। और ये जो ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वही क्या होती है हमारे पास, लाइट होती है। वही एनर्जी क्या होती है, लाइट की फॉर्म में कहाँ आती है, अर्थ के ऊपर आती है। तो चीज़ क्या हुई हमारे पास, क्वेश्चन देखो एक और आंसर आ गया हमारे पास, क्या कि भैया सूर्य के अंदर प्रकाश का स्रोत क्या होता है, सूर्य प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है। जैसे मैंने कहा कि आप घर में क्या करते हैं, तवे पे रोटी सेकते हैं या आप सब्जी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या जलाते हैं, गैस को जलाना पड़ेगा। अब गैस कहाँ से आ रही है, तो वो एलपीजी आपने लगा रखा है, सिलेंडर लगा रखा है, उससे आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ कि सूर्य के अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, नाभिकीय संलयन से आती है। किसके द्वारा आती है, नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोला हमने इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे नाभिक मिल गए तो क्या हो गया, बड़ा नाभिक बन गया। और जब मिलते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन जानते हैं, देखो जब दो दोस्त मिलते हैं कई दिनों बाद, जब 2 दोस्त या 5 दोस्त मिलते हैं तो क्या हो गया, ग्रुप बन गया, बड़ा नाभिक बन गया। और वहाँ क्या होता है, खर्चा होता है। तो क्या हो गया, जब भी छोटे नाभिक मिले, बड़ा नाभिक बना, क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हुई। और उस प्रकार में हमने क्या बोला, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और इसमें जो ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है वही क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट। मतलब वही ऊर्जा या ऊष्मा क्या होती है, प्रकाश की किरणों के रूप में कहाँ आती है, पृथ्वी के ऊपर आती है। बात समझ में आ गई ना।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि लाइट कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। सूर्य कैसे बनाता है ये भी पता चल गया, कितने वेग से आती है ये भी पता चल गया, ठीक है। अब एक बात सुनो, पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्या प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रकाश निर्वात में गति करता है या नहीं करता? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? क्या प्रकाश निर्वात में गति करता है? पहली बात तो ये हो गया, निर्वात क्या होता है? तो निर्वात को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्या होता है हिंदी में पढ़ो, देखो, निर्वात, बिना वात के, बिना वायु के, मतलब जहाँ पे कोई भी वायुमंडलीय गैस उपस्थित नहीं हो, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? निर्वात। जहाँ पे कोई भी गैसीय माध्यम उपस्थित नहीं हो वो क्या होता है? निर्वात होता है। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ और कितना होता है? अधिकतम वेग किस माध्यम में या कहाँ एवं कितना होता है? अभी हमने ध्यान रखना, मेन पॉइंट की बात नहीं की भैया प्रकाश क्या होता है, कण होता है, तरंग होता है, अभी अपन बताए चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखना, तो क्या होता है, क्या प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रश्न आया कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं। ऐसा है क्या कि आप सुबह जब उठते हो तो क्या करता है, वायुमंडल से गैसेज आती हैं, बोलते हैं कि भी हाँ भाई सूरज महाराज आने वाले हैं और उसको माध्यम देने जा रहे हैं, तभी सूर्य की लाइट क्या होगी, यहाँ पे पृथ्वी पे आएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जब प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या होता है, बिना किसी माध्यम की भी गति कर सकता है। मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात यह है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या देखना यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, क्या कि ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन, मतलब ऐसा क्यों, कारण क्या है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। मैंने कहा कि क्या प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम चाहिए? आंसर क्या था? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? ऐसा क्या है प्रकाश के अंदर कि उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो हमारे पास आंसर आता है ई, एम और आर। अब कई इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्या होता है ई एम आर? ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो। क्या होता है? इलेक्ट्रो। एम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक। और आर का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। EMR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हिंदी बताओ, हिंदी क्या होती है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बताओ देखिए क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? विद्युत होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक, मैग्नेट। और रेडिएशन जानते हो तुम लोग क्या होता है? किरण। तो विद्युत चुंबक की विकिरण बोलो, रेडिएशन बोलो या फिर रे बोलो, किरण बोलो। तो मैंने क्या कहा कि भैया प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि प्रकाश क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMW या EMR होता है। बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने क्या कहा कि भाई प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, या प्रकाश या लाइट रेज जो होती हैं वो किसकी तरह व्यवहार करती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह व्यवहार करती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। मैं इसको अब यहाँ से रब कर देता हूँ और अपन समझ लेते हैं कि भैया ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? चलो भाई बात कर लेते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है ना। अभी भी ध्यान रखना, मैंने आपको ये नहीं बताया कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और ड्यूल नेचर किसने बताया, और प्रकाश के बारे में सबसे पहले फोटोन वोटोन क्या होता है ना, अपन उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, तो मैंने क्या कहा, देखो आप सभी लोग जानते हैं, अपने को पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, ना कि थ्योरी के ऊपर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप लोगों ने जब भी फिजिक्स की बुक देखी होगी कभी, या आप कभी जनरल साइंस की बुक लेने जाते होंगे, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा होता है, ऐसा ना, ऐसा कुछ आपने कभी साइन देखा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक आइडिया है ना। बुक तो देख के लाते हैं अपन,
भाई देखो ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, ले लेते हैं ना। अच्छी बुक होती है ना, बिल्कुल चमकने वाली, शाइनिंग से शो करने वाली, खरीदने का मन ज़्यादा करता है। तो ये ऐसा कुछ आपने देखा होगा। ये क्या है? ये तरंग है, वेव। क्या है? तरंग। जैसे आपने एक रस्सी को बांध रखा है ना, किसी रस्सी को बांध रखा है दीवार से, और जैसे आपने क्या कर दिया, उस रस्सी के अंदर थोड़ा सा टच किया, उसको थोड़ा सा टच किया तो क्या होता है, उस रस्सी में से वाइब्रेशन होते हैं, और वो वाइब्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? तरंग होते हैं एक तरीके से। वैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश तरंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश तरंग की। अरे भैया बता तो दो, क्या समझ में आ रहा है या फिर हम ऐसे ही गुणगान करते जा रहे हैं, है ना? किसकी बात करते हैं? प्रकाश तरंग की। ये जो प्रकाश तरंग होती है वो क्या होती है? इस नेचर की होती है। व्हाट इज दिस नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। तो भैया अब बार बार क्या पूछना, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? ऐसी तरंगें जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। इसमें एक क्षेत्र तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, और दूसरे वाला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जो एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। तो हमने क्या कहा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला यहाँ से कि भाई प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। और विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं उन्हें गति करने के लिए कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा मैंने? कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गति करने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये किस वेग से गति करती हैं? तो भैया आप बार बार बता रहे हो कि प्रकाश किस वेग से गति, प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण भी किस वेग से गति करती हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि प्रकाश तरंग के साथ साथ सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या करती हैं? प्रकाश के वेग से गति करती हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया ना विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। अब मैंने क्या कहा कि भैया देखो, आपने ये बोल रहे हो कि आपका विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे है ना? आपका विद्युत क्षेत्र कैसे है? ऐसे है। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? इसके क्या एक दूसरे के लंबवत है। ये ऊपर है और ये इसके एकदम परपेंडिकुलर लंबवत है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है समझो, ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है तरंग का। तो एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। क्या हो गए? लंबवत, 90 डिग्री पे हो गए। ठीक है, अब देखो इस प्रकाश तरंग के अंदर जो कण होते हैं, जैसे मैंने कहा, देखो आप ऐसे समझ लो, जो कण होते हैं, जैसे मान लो कि कोई तरंग ऐसे जा रही है, भैया देखना ध्यान से, कोई तरंग ऐसे जा रही, इधर जा रही, इधर तिरक बांध है ना, ऐसे जा रही है। तो इसके अंदर जो कण हैं, वो कण देखना, इसके अंदर जो कण हैं वो गति कर रहे हैं, उनकी गति क्या हो? लंबवत हो। किसके? तरंग की गति के। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि यदि कोई तरंग गति कर रही है और इसमें जो कण हैं वो क्या कैसे गति कर रहे हैं? लंबवत गति कर रहे हैं। तरंग इधर जा रही है, कण ऐसे गति कर रहे हैं, कण में वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल के अंदर, और तरंग इधर जा रही है, तो क्या हो गया? दूसरे के लंबवत हो गया ना, 90 डिग्री पे हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि जिस तरंग के अंदर क्या होते हैं? कण की गति तरंग की गति के लंबवत होती हैं, वो तरंगें अक्सर क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। नेचर कैसी होती है उनकी? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ बोलते क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसवर्स बोलते हैं। कौन सी प्रकृति की होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ध्यान से सुनना कि हमने क्या कहा कि प्रकाश कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और इस प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति। मतलब प्रकाश तरंगें किस प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की। विद्युत चुंबकीय किस प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ नेचर क्या होती है? जिसमें क्या होता है? तरंग गति की दिशा के लंबवत क्या करते हैं? कण कंपन करते हैं। बात समझ आ गई ना? तो यहाँ से क्या पॉइंट कर लिया कि क्या प्रकाश गति करने के लिए माध्यम आवश्यक होता है? क्या नहीं होता? और माध्यम आवश्यक नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, जिन्हें गति करने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता। और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लंबवत गति करते हैं। और ऐसी तरंगें जिनके अंदर क्या होता है? तरंग की गति के लंबवत कण गति करते हैं। कौन सी होती है? ट्रांसवर्स नेचर या अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी किसकी गति करती हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? क्या प्रकाश निर्वात में गति करता है? तो ऊपर वाला क्या था फिर? जब माध्यम आवश्यक ही नहीं है, दैट मीन्स क्या है? वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। पूछा है किस वेग से गति करता है? प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, कितना होता है? तो अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है भैया? निर्वात में होता है। और कितना होता है? ये इतना होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। इसके अलावा जो अन्य ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो कि चश्मा है हमारा, इस चश्मा में भी क्या आ रहा है, इस लेंस है, ये लेंस बने हुए ना, इस लेंस में भी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो लाइट का जो स्पीड है वो इस लेंस के अंदर क्या होगा, कम होगा, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है। क्या होता है, वैक्यूम में। अभी भी हमने लाइट के बारे में बात की क्या, नहीं की। चलो अब पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में। और कोई क्वेश्चन बचा क्या? अब हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, लाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पता ना भाई, हमने क्या कहा कि एक बार जल्दी से बताओ क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसकी नेचर कैसी होती है, अनुप्रस्थ नेचर होती है। कैसी होती है उसकी नेचर, अनुप्रस्थ नेचर होती है। और अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण होती है उसमें तरंग की गति की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, कण गति करते हैं या कंपन करते हैं। प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है, कहाँ होता है, निर्वात के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रकाश की चर्चा कर ली। अब बात आती है कि प्रकाश किस प्रकृति का होता है, कणीय प्रकृति का होता है या तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है, तो अपन उससे पहले एक बात और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं ना। ऐसा क्या है कि हम एक दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, कि हम एक दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा क्या होता है हम जिसे किसी एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, या फिर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो इसके अंदर ये आ रहे हैं, हमारे पास बोर्ड भी आ रहा है, ये अक्सर भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिसे कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो उसकी वजह तो क्या होती है, प्रकाश ही होता है। क्या होता है, प्रकाश। अब ये प्रकाश क्यों होता है, प्रकाश की किस प्रकृति के कारण हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेड कलर की बॉल रखी हुई है ना, तो मुझे वो कलर शो क्यों हो रहा है। मेरे पास कोई ब्लू कलर की बॉल रखी हुई है तो वो ब्लू क्यों शो हो रही है। तो इन सभी का कारण तो क्या है, लाइट है ना। दिन के समय हम एक दूसरे को देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की संवेदनशीलता जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होती हैं हमारी आंखों के अंदर। कौन कौन सी होती है, रोड्स और कौन सी होती है। जब हम रात की बात करते हैं तो रात के अंदर हम एक दूसरे को अंधेरे में नहीं देख सकते, जब अंधेरा होता है वहाँ पे नहीं देख सकते। इसका मतलब उजाला ही क्या है, प्रकाश है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या होता है कि हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है, प्रकाश। और प्रकाश की किस नेचर के कारण ऐसा होता है, तो वो नाम होता है परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। परा मतलब क्या होता है, दूर हो जाना। इस परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन को हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। रिफ्लेक्शन बोलेंगे या रिफ्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अरे बता तो देना भैया, समझ में तो आ रहा ना। तो हमने क्या कहा कि प्रकाश की किस प्रकृति के कारण हमें किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देता है, या किसी भी वस्तु के दिखाई देने की वजह क्या होती है, परावर्तन। किसी भी वस्तु के रंगीन दिखाई देने का, कलर, किसी वस्तु का रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, परावर्तन होता है। अभी भी हमने प्रकाश की बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं की। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। तो एक बात ध्यान से सुनना, नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। आपने, चलो छोड़ो, रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है। क्या हो रही है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन। चलो, क्या होता है परावर्तन। मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सतह रखी हुई है ना, चिकनी सतह रखी हुई है, स्मूथ, कोई भी चिकनी सतह है। ठीक है, इस चिकनी सतह पे क्या आती है, लाइट रेज आती है। क्या आती है, लाइट रेज आती है, प्रकाश की किरण आती है। क्या आती है, प्रकाश की किरण गिरती है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही गिरती है तो क्या होता है, जिस बिंदु के ऊपर गिरती है उसके परपेंडिकुलर या उसके लंबवत हम एन लिखते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब होता है। ये क्या हो गया इसका, अभिलंब, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब जब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ पे गिरेगी, इस बिंदु पे गिरेगी, तो गिरेगी तो किससे कोण बनाती है, तो भैया अभिलंब से बनाती है। किससे बनाती है, अभिलंब से। यहाँ पे जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इंसिडेंट अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं। और जब यहाँ से किरण क्या होगी, वापस लौट के जाएगी,
ध्यान से समझना, जब प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ से वापस इधर लौट के जाएगी उसी माध्यम के अंदर, तो भी कोण किससे बनाएगी, अभिलंब से बनाएगी। तो परावर्तन क्या होता है, किसी भी प्रकाश किरण का, ये क्या है, लाइट रेज है, किसी भी प्रकाश किरण का एक माध्यम में जब किसी सतह के ऊपर गिरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो क्या होता है, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। समझे क्या? हमने क्या कहा कि किसी वस्तु के ऊपर जब लाइट आई और वापस लौट के चली गई तो वो क्या हो गया, परावर्तन। समझना एक बात को, मेरे पास एक बॉल रखी हुई है ना, और मैं बॉल को क्या कर रहा हूँ, ऐसे इस दीवार पे मार रहा हूँ, तो बॉल जब यहाँ पे जाएगी तो इस माध्यम से बॉल यहाँ पे गिर रही है, इस पृष्ठ के ऊपर, और इस पृष्ठ पे गिरने के बाद क्या होती है, वो वापस लौट के यहाँ आ जाए, जहाँ से मैंने बॉल को फेंका था वहाँ पे बॉल वापस आ जाए, चाहे वो किसी भी मतलब इस एंगल से डाल रहे हैं अपन, तो यहाँ से इस एंगल पे डाला और बॉल यहाँ पे हमारे पास वापस मिल गई उसी जगह पे। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी सतह पे गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट कर चली जाती है, वो क्या होता है, परावर्तन। और इस परावर्तन के कारण क्या होता है, हमें किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देता है, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसका कारण क्या होता है, हमारे पास है परावर्तन। अपन डिटेल में नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्रकाश का वस्तु दिखाई देने का कारण क्या होता है, हमारे पास है परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो बताओ एक बात मेरे को कि यहाँ जो हमारे पास प्रकाश होता है वो आपने पढ़ लिया कि कितने वेग से गति करता है, कितना समय लगता है, गति कैसे करता है भैया, ये आपने ये तो बोल दिया, तरंग की बात कर ली, लेकिन गति किस पथ में गति करता है, किस पथ में गति करता है। तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश होता है वो कहाँ गति करता है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय पथ में गति करता है। बात समझ में आ गई ना? कैसे, अपन समझने के लिए बोल लेते हैं ना, कोई वो नहीं है प्रैक्टिकल। मैंने कहा कि जैसे मान लो कि आपके पास टॉर्च है ना, टॉर्च क्या होती है, जब अपन टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट क्या होती है, सीधी जाती है ना। मैंने क्या कहा, जब अपन लाइट को ऑन करते हैं टॉर्च को तो लाइट क्या होती है, सीधी जाती है। तो वैसे क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, सीधी गति करती है। क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं भैया। सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है। तो प्रकाश कैसे गति करता है, सीधी रेखा के रूप में गति करता है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश के बारे में हमने मोस्टली चीज़ें पढ़ ली है ना, प्रकाश कौन कौन सी प्रकृति का होता है, कितना समय लगता है, कैसा होता है। अब अपन आ जाते हैं किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर, कि भैया प्रकाश किससे बना होता है, प्रकाश की कौन सी तरंगें प्रकृति के कारण प्रकाश कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं प्रकाश के बेसिक के बारे में। तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि भैया जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। और क्या होती है, विद्युतचुम्बकीय विकिरणें होती हैं, ठीक है। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, एक अपन ने क्वेश्चन किया था अभी भी, क्या कि प्रकाश किस प्रभाव के कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है ना। मैं अगर आपको क्वेश्चन एक पूछ लेता हूं कि किस प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर मैं कहूं कि किस प्रकाश के अंदर या किस रेंज के अंदर हम एक दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आता है कि कौन सा प्रकाश का मतलब क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसका कौन सा रीजन, विजिबल रीजन। हिंदी की बात करते हैं, कौन सा प्रकाश है, दर्श्य प्रकाश, विजिबल लाइट रेज, या क्या होता है हमारे पास, दर्श्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हम कौन से क्षेत्र की हमारी आंखें जो होती हैं वो कौन से तरंगदैर्घ्य की प्रकाश को देख सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है कि हमारी लाइट आंखें जो होती हैं वो दर्श्य प्रकाश की किरणों को क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। अब ये दर्श्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अगर हम इनके तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ होता है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। देखो ध्यान से सुनना, ये डाटा आपको अलग अलग मिल सकता है बुक के अंदर, है ना, कई जगह आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, 400 नैनोमीटर से लेकर मैंने लिखा है 700 नैनोमीटर। ये इकाई होती भैया तरंगदैर्घ्य की, तरंगदैर्घ्य। अच्छा ये बता देता हूँ आपको, तरंगदैर्घ्य आप ऐसे याद रख लो एक बार समझने के लिए कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंग जो होती है ना कितनी लंबी है वो क्या होती है हमारे पास, तरंगदैर्घ्य होती है। ज़्यादा लंबी तरंग है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा,
ज़्यादा होगा, अगर छोटी तरंग है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने क्या कहा कि विजिबल रीजन जो होता है, मतलब हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश की रेंज में आने वाली वस्तुओं को ही क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं, या प्रकाश किरणों को देख सकती हैं। अब विजिबल रीजन कितना होता है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। कई बुक्स में क्या मिलेगा आपको, 750 नैनोमीटर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डाटा जो लेने वो क्या लेना है, 400 से लेकर क्या लेना है, 750 नैनोमीटर के बीच का। तो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के बीच में जो आती है, जो रेंज में आती है, वो क्या होती है हमारे पास, दृश्य तरंगें होती हैं। क्या होती हैं, दृश्य तरंगें, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नैनोमीटर है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, मीटर ले लो, नैनोमीटर ले लो। अब यहाँ पे मैं अगर क्या लिख दूँ, देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ एमस्ट्रॉन्ग के अंदर, वो इकाई होती है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7500 एमस्ट्रॉन्ग आएगा। कैसे, तो देख लो भैया, एक जो एमस्ट्रॉन्ग इकाई होती है उसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। समझना, मैंने कहा कि एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू जो होती है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। तो फिर आपने नैनोमीटर क्यों लिखा, नैनो वाले ने नैनो कार आती है ना, नो का मतलब क्या होता है, 9, तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। एक एमस्ट्रॉन्ग तो 10 की घात -10 मीटर के बराबर है, जबकि एक नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर है। तो भैया जब देखो मैं यहाँ पे नैनोमीटर की बात करूँगा तो कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। ध्यान से देखिएगा, एक नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर है। तो यहाँ एक एमस्ट्रॉन्ग को क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 10 की घात -9 लिख दूँ, इंटू क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, सॉरी 10 की घात -1 है ना, 10 की घात -9 को मैंने अलग लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 10 की घात -1 मीटर लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ से क्या होगा, एक एमस्ट्रॉन्ग जो होगा वो 10 की घात -1 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्या हो गया, एक एमस्ट्रॉन्ग जो होगा वो 10 की घात -1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक नैनोमीटर अगर मैं निकालूंगा तो ये नीचे जाएगा और फिर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो किसके बराबर होता है, 10 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर। तो एक नैनोमीटर यहाँ पे कितने हैं, 400 नैनोमीटर, तो 10 से गुना कर देंगे क्या जाएगा, 4000 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रकाश का जो रेंज होती है, दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच होती है, या फिर हम क्या बोलेंगे, 4000 से लेकर 7500 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है। अब एक बात और बताओ मुझे, लंबा तो नहीं खतरा ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो हमारे पास, हाँ यहाँ जो हमारे पास दृश्य प्रकाश है, वो दृश्य प्रकाश कौन सा होता है। पहली बात तो ये, हमारी आँखों की जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता, वो किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है, ये तो सभी को पता है। हम जब भी रोड के ऊपर सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर लाइट कौन सी होती है हमारे पास, लाइट कैसी होती है, रेडिएटर जो लगे होते हैं रोड के ऊपर साइड में छोटे छोटे कैसे होते हैं, इंडिकेटर वगैरह कैसे होते हैं, येलो मतलब पीला। हमारी आँखों की सर्वाधिक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, आँखों की संवेदनशीलता जो होती है वो सर्वाधिक किसके लिए होती है, पीले रंग के लिए होती है। किसके लिए होती है, पीले रंग के लिए होती है। बात समझ आ गई ना। अच्छा, दृश्य प्रकाश क्या होता है, दृश्य प्रकाश क्या होता है भैया, देखना अगर मज़ा आ रहा है ना तो बता देना कमेंट सेक्शन में जाके। आपके कमेंट क्या होते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, है ना। पोलियो की बूस्टर डोज जानते हैं ना, पोलियो की बूस्टर डोज होती है। अच्छा, हम क्या कर रहे थे अभी कि दृश्य प्रकाश क्या होता है भैया, विजिबल रीजन क्या होता है। तो मैंने जितना कहा था कि 400 से लेकर 750 नैनोमीटर की जो रेंज होती है, उस रेंज का जो प्रकाश होता है वो क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। ये तरंग दैर्ध्य होता है ना। तो इस दृश्य प्रकाश के अंदर कौन कौन सा आता है, सभी लोग जानते हैं। इंद्रधनु सभी ने देखा, इंद्र देवता का आजकल क्या हो रखा है, आक्रमण हो रखा है क्या, आक्रमण नहीं होता। इंद्र देवता तो जब खुश होते हैं तभी फायदा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, VIBGYO और R, सभी को पता है क्या होता है ये। तो यहाँ से जो हमारे पास दृश्य प्रकाश की रेंज होती है, यहाँ पे V का मतलब क्या होता है, V फॉर वॉयलेट, और वॉयलेट बोले तो क्या होता है, बैंगनी। I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है, आसमानी। B फॉर क्या होता है, ब्लू, और ब्लू बोले तो क्या होता है, नीला। G फॉर
G4 क्या होता है ग्रीन, और ग्रीन 4 क्या होता है कल्चर कैसी होनी चाहिए नेचर, सॉरी कल्चर नहीं नेचर कैसी होनी चाहिए हरी। Y4 क्या होता है येलो, और येलो का मतलब क्या होता है पीला, जिसके लिए हमारी आंखों की सेंसिटिविटी क्या होती है मैक्सिमम होती है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में आता है, लेकिन हम ये नेक्स्ट कभी लेक्चर में करेंगे ना। O4 क्या होता है ऑरेंज, बोले तो विटामिन C, मतलब क्या हो गया संतरा कलर बोलते हैं क्या ऑरेंज को कैसा बोलेंगे यहाँ पे अपन नारंगी कलर बोलेंगे, कैसा बोलेंगे नारंगी। R4 जानते हैं रेड, रेड का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं रेड लाल, ठीक है। तो ये जो विजिबल रीजन होता है, इस विजिबल रीजन में देखो इंद्रधनुष के अंदर जो रंग बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं ना VIBGYOR, कुछ ही रीजन होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये हमारे पास दर्शे रीजन होता है, और इस दर्शे रीजन की जितनी भी हमारे पास तरंग लिखी हुई हैं, इन तरंगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये क्या आता है हमारी आंखों की रेंज में आता है। अब एक छोटी सी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, किससे बायो से आता है देखो मैं, लेकिन अब इसको अपन यहाँ पे आई जो पढ़ते हैं उसे जोड़ सकते हैं। कैसे कि मैंने कहा कि ये जो रंग बिरंगा रंग है, कलरफुल लाइफ है ये, उसको देखने के लिए हमारी आंखों की कौन सी कोशिकाएं आवश्यक होती हैं। तो भैया ये क्या है बताना ज़रा, क्या ये शंकु है ना। तो कौन सी होती हैं शंकु कोशिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉन्स, हिंदी क्या होती है भाई रोड्स और कॉन्स, है ना। तो इंग्लिश में याद रखना क्या होती है कॉन्स। मैंने क्या कहा कि हमारी आंखों की कॉन्स जो होती हैं वो कॉन्स क्या करती हैं, इन रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और हम बार बार कह चुके हैं कि दर्शे प्रकाश में जितनी भी प्रकाश तरंगें आती हैं, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आता है उन्हें हमारी आंखें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंखों का रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, हम जो आंखों के अंदर रंग दिखते हैं, हमारी आंखें रंग को पहचानती हैं दिन के अंदर, वो किन कोशिकाओं का कारण होता है, शंकु कोशिकाओं का कारण होता है, ठीक है ना। यहाँ से अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हमारे पास जो दर्शे प्रकाश होता है वो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। यहाँ जो प्रकाश आता है वो क्या होता है वॉयलेट होता है, और यहाँ क्या होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो वॉयलेट कलर होता है, उस वॉयलेट कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या तरंग दैर्घ्य, जिसे हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से शो करते हैं अपने ना, वो क्या होती है हमारे पास मिनिमम होती है। क्या होती है मिनिमम, बोले क्या होता है न्यूनतम होती है। क्या होती है न्यूनतम। हमने क्या कहा कि वॉयलेट कलर जो होता है, उस वॉयलेट या बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य क्या होती है हमारे पास वहाँ पे न्यूनतम होती है। और यहाँ जो हमारे पास क्या लिखा रखा है रेड कलर लिखा हुआ है, उस रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वो क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम होती है। क्या होती है मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है यहाँ पे अधिकतम होती है। क्या होती है अधिकतम। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दर्शे प्रकाश के अंदर किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो हम आंसर क्या देंगे रेड कलर। और किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, क्या देंगे आंसर वॉयलेट होता है। क्या होता है वॉयलेट। आपने देखा होगा लेजर जो लाइट्स होती हैं, हम क्या कहते हैं लेजर लाइट्स, बचपन में काम में थे ना, छोटे से आता था वो एक टॉर्च टाइप में। तो लेजर लाइट्स की जो लाइटें होती है क्या होती है दूर तक जाती हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं लेजर लाइट के रूप में जो कलर चूज करते हैं वो कैसा होता है रेड कलर होता है। रीज़न क्या है कि भैया रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग बहुत दूर तक जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है न्यूनतम। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि इधर न्यूनतम है और इधर अधिकतम, इधर तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, इधर तरंग दैर्घ्य अधिकतम। इसका मतलब इधर से इधर अगर अपन गति करें, अगर अपन वॉयलेट से लेकर या बैंगनी से लेकर कहाँ तक गति करें लाल तक गति करें, तो इधर से इधर गति करेंगे तो क्या होगा तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा बढ़ेगा। लैम्डा क्या होता है बढ़ता है। मतलब हम क्या बता सकते हैं कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम नहीं होता, कैसा होता है न्यूनतम होता है। और रेड कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है हमारे पास अधिकतम होता है। यहाँ पे जो दर्शे प्रकाश होता है उसके बीच का कलर कौन सा है भैया, कैसा है ग्रीन होता है। कैसा होता है ग्रीन या हरा उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैसे बनने को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, लेकिन हम इसकी डिटेल स्टडी कहाँ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर करने वाले हैं। यहाँ एक बार इतना समझ लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी होती है बैंगनी की होती है, अधिकतम किसकी होती है रेड कलर की होती है। लेजर लाइट्स में हम कौन सा काम में लेते हैं कलर रेड कलर काम में लेते हैं। और हमारी आँखों की सेंसिटिविटी जो होती है
आँखों की संवेदनशीलता जो होती है वो किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है? हमने क्या कहा? पीले रंग के लिए होती है। कैसा? येलो कलर। हमारी आंखें पीले कलर को आसानी से पहचान सकती है, सेंसिटिव होती है, बहुत दूर अगर पीला कलर हो तो हमारी आंखें उसे डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसको अपन डिटेल में स्टडी आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे जो पॉइंट्स हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, जैसे प्रकाश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन, एक पढ़ते हैं अपन क्या? अपवर्तन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, एक पढ़ते हैं हम क्या? प्रकीर्णन पढ़ते हैं, है ना, एक पढ़ते हैं हम क्या? ध्रुवण पढ़ते हैं। ठीक है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया। हाँ, इन सब चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है TIR। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे पास प्रकाश से रिलेटेड होती है। किससे होती हैं? प्रकाश से होती हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। दर्पण, लेंस, हम उसकी भी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिटेल स्टडी करनी है। अब देखो ये जो होते हैं, आपने कहा कि भैया प्रकाश कण प्रकृति का होता है, या प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, या प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। इन सब की चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा उसकी हम एक बार आपको क्या बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके बता देते हैं कि भैया आज हमने पढ़ा कि प्रकाश जो होता है उसका वेग कितना होता है। तो हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या फिर हम क्या कहते हैं? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश कैसे गति करता है? तो हम जानते हैं कैसे गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। फिर हमने कहा कि प्रकाश जो तरंग होती है उस प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश तरंग जो होती है वो किस प्रकृति की होती है? हम जानते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय प्रकृति जिसे हम बोलते हैं। मतलब जो प्रकाश होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? प्रकाश चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। और ये प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो किस प्रकृति की होती है? हमारे पास अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है? पढ़ चुके हैं ना अपन। जहाँ तरंग गति करती है उस तरंग गति की दिशा के लंबवत क्या करते हैं? कण गति करते हैं, कंपन करते हैं। जहाँ पे तरंग जा रही है उसके लंबवत कण अगर कंपन करते हैं तो वो क्या होती है? हमारे पास प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है तरंग की। ठीक है, हमने पढ़ा था भैया प्रकाश आता कहाँ पे है? तो पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या होता है? पृथ्वी पर लाइट का सोर्स, प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? सन होता है। सन बोलो तो क्या होता है? यहाँ पे सूर्य होता है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश बनता है वो किस प्रकरण से बनता है? तो हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन से बनता है। कैसे बनता है? नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं नाभिकीय संलयन को? अपन न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे और क्या कर देंगे? बड़ा नाभिक बनेगा। उस दौरान क्या होती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। और वही ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी सोर्स होता है। वो कहाँ आता है? अपने अर्थ के ऊपर पहुँचता है। हमने कहा कि प्रकाश जो होता है उसको पृथ्वी पर पहुँचने पर, सूर्य से अगर कहाँ आए? पृथ्वी पर आए। सूर्य से अगर पृथ्वी पर आया तो पहुँचने में कितना समय लगता है? 499 सेकेंड लगती है। या फिर आपने क्या कहा कि 8 मिनट और लगभग 19 सेकंड के अप्रोक्स लगती है। अगर प्रकाश क्या हो? परावर्तित हो। सूर्य महाराज से प्रकाश कहाँ जाए? चंद्रमा पर। चंद्रमा से लौट कर कहाँ आए? पृथ्वी पर। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश कहाँ पहुँचे? पृथ्वी पर। तो कितना लगता है हमारे पास? 1.8 सेकंड लगता है। 1 मिनट और 28 सेकंड हमारे पास यहाँ पे लगते हैं। उसके अलावा हमने क्या चर्चा की कि भैया किसी भी वस्तु का रंग जो दिखता है, किसी भी वस्तु का जो रंग दिखता है वो किस आधार पे दिखता है? तो परावर्तन के आधार पर। लाइट रेज भैया जाएंगी, जिसमें मैंने कहा ये हमारे पास को सतह है, प्रकाश किरण आई, टकराई और लौट के उसी माध्यम में चली गई, तो क्या होता है हमारे पास? परावर्तन। तो किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन होता है। और रंग जो दिखता है उस रंग को देखने के लिए आंखों की कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्स। जहाँ तक मुझे आइडिया है कॉन्स को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? सलाका बोलते हैं। चेक कर लेना अपना। तो आंखों का रंग दिखाई देने का कारण, आंखों में रंग दिखाई देने का कारण कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कॉन्स होती हैं। उसके अलावा हमने क्या चर्चा की? अच्छा ये हो गया।
अच्छा, पृथ्वी पर जो प्रकाश का सर्वाधिक स्रोत होता क्या था? सूर्य था। और हमने कहा कि पौधे क्या करते हैं सूर्य की उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हम उसे बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और भोजन किस रूप में रहता है पौधों में? स्टार्च के रूप में संचित होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। आपने कहा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें, या उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करने वाला कौन था? तो हमारे पास वैज्ञानिक कौन आता है? मैक्सवेल आता है। कौन आता है? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने क्या बताया था कि प्रकाश जो होता है वो किस रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। बताओ, प्रकाश को गति करने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? तो प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये कहाँ गति कर सकते हैं? निर्वात में। निर्वात बोले तो क्या हो गया? वैक्यूम। तो प्रकाश तरंगें वैक्यूम या निर्वात में भी गति कर सकती है। और निर्वात में भी जो गति करती है वो किस वेग से गति करती है? तो वही आपका आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने कहा कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी क्या होती हैं? क्या होती हैं? प्रकाश के वेग से गति करती हैं और उन्हें भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का अधिकतम वेग हमारे पास कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? वैक्यूम या फिर निर्वात में होता है। ठीक है, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए एनर्जी के साथ, नए पॉइंट्स के साथ आते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके पास वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो आपको कैसे समझ में आई या नहीं आई। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।